हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज नया चैप्टर स्टार्ट कर जिसका नाम है स्वास्थ्य समस्याएं एवं रोग। तो देखिए चैप्टर महत्वपूर्ण है। जो कई प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं, एग्जाम होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चाहे वो इसका रीड का हो, रीड लेवल जो सेकंड होता है उसमें आते हैं। इसमें से बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसमें इसके क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर लगभग एक जनरल चैप्टर है, एक तरह से जनरल साइंस के हिसाब से। और आपके तो है सही इस प्रकार से। इसमें एक पहला जो टॉपिक उस पर चलते हैं स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था स्वस्थ अवस्था का मतलब होता है जब हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्वस्थ अवस्था कहते हैं। यानी शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो एक स्वस्थ अवस्था है। तो स्वस्थ अवस्था में की जो परिभाषा है एक तरह से जो WHO के अनुसार है, के अनुसार जब प्राणी शरीर के सभी अंग आपस में बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित रूप से संतुलन बनाकर कार्य करते हैं तो इसे स्वस्थ अवस्था कहते हैं। ये परिभाषा है। तो देखिए जब प्राणी शरीर के सभी अंग आपस में बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित रूप से संतुलन बना कर कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वस्थ अवस्था कहा जाता है। यानी किसी प्रकार से कोई अंग में प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद चलते हैं एक अवस्था है रोग अवस्था। यानी रोगग्रस्त अवस्था क्या है, रोगग्रस्त अवस्था ये तो स्वस्थ अवस्था थी। यानी जितने भी शरीर के अंग वो सुचारू रूप से जब तक कार्य करते रहेंगे व्यक्ति स्वस्थ होता है। अगर मान लो जैसे अंगों में देखें, जैसे मान लो श्वसन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब बीमार है व्यक्ति। दूसरा हृदय धड़कन इसमें कमी या बढ़ोतरी हो रही है तो बीमार है व्यक्ति। उत्सर्जन अगर उत्सर्जन की क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो रही है तो बीमार है व्यक्ति। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। मतलब तो हमारा शरीर क्या है, एक बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य के साथ में क्या करता है, कार्य करता है। जैसे बाह्य वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करता है। आपने देखा हो कई बार जैसे मौसम में बदलाव होते हैं तो हमारे शरीर में भी क्या है, उसके अनुसार बदलाव होते हैं। और अगर मौसम के अनुसार कोई अंग मतलब जैसे बदलने में सक्षम नहीं होता तो फिर जो कहते हैं ना असामान्यता उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। तो शरीर ऐसा होना चाहिए जो मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर ले। कई आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसपे मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनका जो शरीर है मौसम के अनुसार अपने आप ही चेंज हो जाता है, ढल जाता है। कई आपने देखा होगा जैसे एसी में से निकल करके बाहर आ गए तो कई कहते हैं यार बीमार हो जाएंगे, जबकि कुछ एसी में से बाहर जाते हैं फिर बाहर से धूप में से एसी में आते हैं, उनके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई सामान्यतः जैसे मतलब दौड़ता है तो दौड़ते ही क्या सांस बढ़ने लगती है, इसका मतलब सुचारू। सीढ़ियाँ चढ़ता है तो सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस बढ़ने लगती है, इसका मतलब शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, कोई अंग में प्रॉब्लम है। इस प्रकार से ये है। तो रोग अवस्था क्या होती है, तो देखिए अनेक कारणों से शरीर के किसी भी भाग की सामान्य क्रियाओं में
असामान्यता उत्पन्न होने की अवस्था। अनेक कारणों से शरीर की सामान्य क्रियाओं में असामान्यता उत्पन्न होने की अवस्था को रोगग्रस्त अवस्था कहते हैं। तो सेलेक्टेड परिभाषा है, इसमें ज्यादा यानी अनेक कारणों से। अब कारण क्या हो सकते हैं, मैंने बताया। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मान लो अगर हम दूषित पानी पी गए जैसे, तो क्या होगा, व्यक्ति बीमार होगा। जरूरत से ज़्यादा सर्दी वाले मौसम में चल गए तो उसमें भी क्या हो जाता है, जैसे आइसक्रीम खा ली तो कहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर खा ले तो क्या हो जाएगा, मतलब जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उसमें क्या हो जाती है, असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं इसके, यानी रोगग्रस्त अवस्था होने के कई कारण हैं। अभी हम स्टडी करेंगे कि जो रोगजनक होते हैं, यानी रोगजनक जो होते हैं उसके कारण ही क्या होते हैं, व्यक्ति बीमार होता है। तो रोगजनक भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो याद रहेगा, अनेक कारणों से शरीर की सामान्य क्रियाओं में असामान्यता उत्पन्न होने की अवस्था को क्या कहते हैं, रोगग्रस्त अवस्था कहते हैं। इसके बाद चलते हैं रोगजनक। रोगजनक क्या होते हैं, तो ये रोगजनक होते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये रोगजनक सामान्यतः सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। इस हिसाब से है ना, रोगजनकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो जैविक कारक और एक अजैविक कारक। दोनों से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें एक सामान्य चलेंगे पर रोगजनक। इनको एक तरह से क्या कहते हैं, रोगजनक कारक भी कहते हैं। तो ये रोगजनक कारक है। मेन आधार पर देखा जाए ना, तो देखिए रोगजनक कारक दो प्रकार के हैं। एक तो जैविक और एक अजैविक। जैविक में तो आपने देखा होगा सभी आ जाते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, इनसे तो आप परिचित होंगे, जीवाणु, विषाणु। लेकिन कवक जो होते हैं ना, ये कई रोग उत्पन्न कर देती है, जिसका हमारे को पता ही लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में प्याज के जो छिलके होते हैं, कई बार देखते हैं प्याज को जैसे काला हो रहा है, प्याज छिलका हटाते हैं, बीच में से आपने को काला हुआ रहता है, वो फफूंद होती है एक प्रकार से, और बहुत हानिकारक है, दाद खाज खुजली का कारण बन जाती है वो। तो कहीं से जैसे मतलब ब्रेड लाए, अब ब्रेड में एक्सपायरी डेट, पहले बात यह है कि कोई सी भी चीज़ को आप अगर खा रहे हो, खाद्य पदार्थ के अंदर आ रही है तो उसकी एक्सपायरी डेट देखो। एक्सपायरी डेट देखने के बाद उसको अंदर को पहले देखो कि इसमें कहीं फफूंद तो नहीं आ रही ना। जैसे आपने देखा वो अचार है, अचार में फफूंद आ जाती है, तो उस इस टाइप के अचार को या कोई भी खाद्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। बल्कि जो मानो कि रोटी जो होती है सुबह की, ये कई को व्यक्ति होती है सुबह की जैसे रोटी बच गई, शाम को खा लिया, शाम को जो बच जाती है रात्रि के रात भर रहती है और सुबह खा लेते हैं, वो ठीक है। पहले का वातावरण लगता तो गेहूँ भी इस टाइप के थे, लेकिन आजकल वातावरण में बदलाव आने के कारण ठंडी कोई सी भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो ये कवकें उत्पन्न हो जाती है, कई चीज़ें ऐसी होती है। तो ये सब जैविक कारक। और भी प्रोटोजोआ, इसमें अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ऐसे कई जैविक कारक आते हैं इसमें ये। तो ये सब क्या है, जैविक कारकों के अंतर है। जबकि अजैविक कारकों में जैसे कई रासायनिक पदार्थ है। दूसरा है भौतिक, तीसरा कोशिकीय कारक, ये सब कारक हैं।
भौतिक में क्या जाएगा, ताप दाब गर्मी, ताप दाब गर्मी, विद्युत प्रवाह, रासायनिक पदार्थों में कई प्रकार, जैसे यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी शरीर में, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो अपने खाने के साथ अंदर जा रहे हैं, जैसे ये आपने देखा होगा आजकल डिस्पोजिसल जो होता है गिलास यानी कप, मान लो उसमें चाय पीने का प्रचलन चल गया आजकल, लेकिन आपने कभी गौर किया उसके अंदर एक जिलेटिन यानी प्लास्टिक का, क्योंकि अगर कागज का है तो चाय उसमें से बाहर निकल जाएगी फिर या गल जाएगा, लेकिन गलता नहीं देखा हुआ आपने, तो कोटेड रहता है उससे, प्लास्टिक से, पॉलीथीन से, लेकिन वो पॉलीथीन के जो है ना कण क्या आ जाते हैं उसमें, जिसमें भी चाय पी रही हो या फिर इसमें आ जाते हैं। वो गर्मी वाले में अगर पानी पी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है पी लो, लेकिन गर्म वाली स्थिति में वो जो रासायनिक कण इसमें आ जाते हैं, जो आगे जाकर के कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है कैंसर का कारण। इस प्रकार से इसके अलावा पैकिंग, जैसे कई बार दूर दराज अपन काम कर रहे हैं और कहते हैं चाय पैक करा के लाना, तो वो प्लास्टिक पॉलीथीन की जो थैली है उसमें चाय पैक कर देते हैं ये और उसके जो कण होते हैं पॉलीथीन के प्लास्टिक के वो इसमें आ जाते हैं चाय, तो ये भी कार्सिनोजेंस जो होते हैं यानी कैंसर कारक उसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से कई चीज़ें जो खान पान है इसके अंतर्गत आती है, तो ये जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं ये। तो आगे स्टडी करेंगे हम रोगजनक कारक, यानी रोगजनक जो कारक है ना कौन कौन से होते हैं वो, और इसके अलावा अजैविक जो कारक है ना, तो इसमें मुख्यतः 3 है ये। तो वैसे रोगजनक कारकों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रोगजनक कारकों को 5 भागों में, तो पहला चलते हैं जैविक कारक। कारक देखिए जैविक कारक, तो इस जैविक कारकों में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक, प्रोटोजोआ ये सब जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। और अन्य सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा रोग होते हैं, तो ये जब शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो या शरीर इनके संपर्क में आ जाता है तो क्या है, रोग हो जाते हैं, शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। दूसरा है रासायनिक कारक, जैसे इसका बताता हूं मैं, कहते हैं जीवाणु के क्या होता है। देखिए जैसे उदाहरण के रूप में साल्मोनेला टाइफी, ये सामान्यतः सड़े गले खाद्य पदार्थ है उसमें पाया जाता है। अगर ये खाने में आ गया तो क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। नाम से पता है टाइफाइड यानी मैदी बुखार जिसको कहते हैं। तो ये जीवाणु बाहरी वातावरण में पाया जाता है, लेकिन अंदर जाकर के जो बढ़िया आंत्र उसको प्रभावित करता है, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, रोग होता है। विषाणु में देखिए वायरस, तो कोई सा भी वायरस जनित रोग ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अभी कोरोना हुआ था, तो क्या था, ये वायरस जनित रोग था ये, यानी वायरस शरीर के अंदर चल गए तो क्या हो जाती है, शरीर में मतलब एक प्रकार से बीमारी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, शरीर का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो ऐसे कई और भी वायरस है, जैसे चेचक का वायरस है, पागल कुत्ता जब काट लेता है तो उसके काटने के द्वारा जो वायरस जाता है, किसका, रेबडो वायरस। उसी प्रकार से पोलियो जो होता है ये भी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो पोलियो का जो वायरस होता है पोलियोमाइलिटीज ये भी शरीर में। कवक
कवक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो ये इनको जैसे एस के माइसिटीज है ना, फ्यूकोमाइसिटीज, ऐसे कई वर्गों के कवक होते हैं जिनको खाद्य पदार्थों के अच्छे जाते खाद्य पदार्थों के साथ में ये है ना, या पुरानी कई चीज़ें हैं जिनको छूने से उनमें फफूंद लगी हो तो उनको छूने से राहत नहीं धोए। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि जैसे अगर स्वच्छता रखेंगे, हाइजीनिक रखेंगे हम, तो क्या होगा, बीमारियों से काफ़ी बचे रहेंगे। जैसे घर में हैंड वॉश होना चाहिए, बाहर से आए तो हाथ साफ करें, इसका अच्छी तरह से हाथ धोए। वैसे आजकल ये पैटर्न में सब जानते हैं अच्छी तरह से। और प्रोटोजोआ में आता है जैसे ये जो प्रोटोजोआ है, तो ये भी है जैसे आपने देखा होगा एंटीमीबा स्टोलिटिका, एंटीमीबा स्टोलिटिका, ये कई प्रकार से रोग उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ में आता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग का रोगजनक होता है ये, इस प्रकार से, और अन्य सूक्ष्म जीव। तो बारीकी आगे इनकी स्टडी करेंगे, पहले इनका जानना जरूरी होता है कि कितने प्रकार के हैं ये। रासायनिक कारकों में आता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, NH3, अमोनिया अगर शरीर में चल जाए जब भी क्या हो जाती है, रोगग्रस्त अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन, एंजाइम, तो ये यूरिया की मात्रा शरीर के अंदर होगी, अधिक होगी, तो बीमार व्यक्ति यानी इन सभी की मात्रा में अगर बढ़ोतरी होगी, जब भी यहाँ पर हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, जब भी रोगग्रस्त होता है, रोग होता है शरीर में, और अधिकता हो जाती है जब भी। एंजाइम में भी क्या होता है, अगर एंजाइम सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं तो जैविक क्रियाएं चलती है। अगर एंजाइम की कमी आ गई तो शरीर फिर क्या है, उस प्रकार से कार्य नहीं करता है। एंजाइम ज्यादा बढ़ गए तो जैविक क्रियाओं का मान बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं बढ़ जाती है। तो इसमें है। इसके अलावा तीसरा है भौतिक कारक, भौतिक कारक में आते हैं तापघात, यानी सामान्य कहते हैं जैसे लू लगना, तो वह तापघात की अवस्था होती है ना। इसके अलावा ताप दाब, एक कॉमन में बोलते हैं ताप दाब गर्मी, तो इसमें सब आ जाते हैं ये। इसके अलावा विकिरण, हानिकारक विकिरणों के संपर्क में आ जाते हैं, जब भी क्या हो जाते हैं, शरीर बीमार हो जाता है। हानिकारक विकिरणों का मतलब जैसे उदाहरण के रूप में एल्फा, बीटा, गामा, ये किरणें हैं, ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है। एक होती है एक्स किरणें, ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थों से। नॉर्मल में आपने देखा होगा जैसे एक्सरा जो खींचता है वो व्यक्ति काला सा कोट पहनता है या काले कपड़े पहनता है, उसका मतलब क्या है, रेडिएशन होता है। तो ये इनके, तो यह एक और याद ना, सूर्य जो होता है उससे क्या आती है, पराबैंगनी किरणें, तारों से क्या आती है, काश्मिक किरणें, तो ये सब हानिकारक है ये। तो विद्युत आघात, यानी विद्युत का झटका लगना, तो ये सब इसमें आते हैं ये। इसके अलावा पोषकीय कारक, अगर इन पोषकीय कारकों की अधिकता होगी या कमी होगी, जब भी क्या हो जाते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी शरीर रोगग्रस्त अवस्था में आ जाता है। तो पोषकीय कारकों में जैसे उधर स्टार्टिंग से लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, खनिज लवण, ये। तो देखिए इनकी वो अवस्था, अगर शरीर में कमी हो जाती है तो इसको कहते हैं कुपोषण कहते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, तो वो भयानक स्थिति होती है। इसमें कमजोर शरीर में फिर अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, और अगर इनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है तो वो भी हानिकारक है। जब तो कहते हैं संतुलित भोजन, यानी इनको संतुलित मात्रा में लिया जाता है, तो दोनों अवस्था इनको प्रभावित करती है। नंबर 5 में आनुवंशिकी कारक, आनुवंशिक कारक, जिनको कहते हैं जेनेटिक फैक्टर। तो ये क्या है, सामान्यतः एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और कैसे उत्पन्न होते हैं, देखिए आनुवंशिक जो कारकों में आता है मुख्यतः डीएनए और एक आता है आरएनए। हालांकि बाद की बात है, मेन तो डीएनए होता है। अगर डीएनए की संरचना में यानी किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है संरचना में, तो क्या हो जाते हैं, फिर आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आरएनए की संरचना में किस प्रकार से गड़बड़ी उत्पन्न होगी, तो फिर क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। लेकिन इसको दूसरा फैक्टर मानते हैं, मेन तो क्या है कि आरएनए, क्योंकि आरएनए क्या करता है, सॉरी डीएनए क्या करता है, आरएनए को नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर में आनुवंशिक रोग जो उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं, डीएनए के कारण। अगर डीएनए की मेन संरचना अगर बिगड़ जाती है संरचना, तो क्या हो जाते हैं, यहाँ तक आपने को कैंसर जो होता है वो भी किसके कारण, डीएनए की संरचना में बदलाव के कारण। आपने देखा होगा डीएनए की संरचना ऐसे द्विकुंडलनी रहती है, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहते हैं इसमें डीएनए में, और ये आपस में जुड़े रहते हैं ये बीच में। फिर डीएनए की संरचना जिसके बीच में यहाँ एडेनिन 2 बंधों द्वारा थायमिन से जुड़ता है, और साइटोसिन 3 बंधों द्वारा गुआनिन से जुड़ता है। ये नाइट्रोजन क्षारक है ये। तो ये इनका एक विशेष क्रम है। अगर इसकी संरचना मिट रहेगी तो फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन क्षारक जो है ना, क्या ये जितने में नाइट्रोजन क्षारक छिन्न भिन्न हो जाएंगे, यानी इसका स्वरूप मिट जाएगा ये। और स्वरूप मिटते क्या होगा, शरीर में फिर उपापचय जो क्रियाएं होती है ना, उनमें संतुलन नहीं रह पाता है, जिसके कारण कई प्रकार के फिर आनुवंशिक रोग होते हैं। तो डीएनए की संरचना में त्रुटि यानी गड़बड़ी के कारण, तो इसमें जो रोग होते हैं वह होता है जैसे कि सिकिल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आरबीसी होती है ना, वो दराती के आकार की हो जाती है। दराती का मतलब दांत में जैसे घास वास काटने की होती है ना ये, तो दराती के आकार की इस टाइप से। जबकि आरबीसी तो गोल रहती है, लेकिन ये पिचक करके इस टाइप की हो जाती है। तो फिर ये ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए श्वसन में प्रॉब्लम आती है। यानी ऑक्सीजन को क्या है, कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाएगी, कौन, आरबीसी। तो सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा रंजकहीनता, इसको एल्ब्यूनिज्म कहते हैं, एल्ब्यूनिज्म। इसमें जो ये त्वचा है ना, उसका जो रंग होता है वो उड़ जाता है, पूरा व्यक्ति सफेद हो जाता है, या चितकबरा हो जाता है जिसको कहते हैं। तो रंजकहीनता यानी रंजक नहीं पाए जाते हैं उसमें, पूरे से है ना। मेलेनिन वर्ण की कमी, हमारे त्वचा में कौन सा वर्ण पाया जाता है, मेलेनिन, उसकी कमी हो जाती है, यानी अभाव हो जाता है उसका। इसके अलावा वर्णांधता यानी इसमें हरा, और रोगी जो होता है ना वो हरा और लाल रंग नहीं पहचान पाता है, इसको कहते हैं वर्णांधता। इसके अलावा हीमोफीलिया, इसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये होता है हीमोफीलिया। जबकि आप जानते सामान्यतः चोट लगते ही जो प्लेटलेट फटती है, फटने के बाद उसमें से कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो रक्त का थक्का जमा देते हैं। इसके अलावा थैलीसीमिया यानी इसमें रक्त का निर्माण नहीं होता है, तो ये इसलिए तो रोगी को क्या बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। फिर बच्चे जो है ना पूरी तरह से सफेद से दिखते हैं, यानी उसके जो एक जो कलर होता है लालिमा का, वो छिन जाता है कलर। तो थैलीसीमिया में क्या होता है, रक्त का निर्माण नहीं होता है, रोगी को बचाने के लिए बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो कई अपने भारतवर्ष में कई छोटे बच्चे हैं ये, क्योंकि ज्यादा उम्र तक पहुंचना आसान नहीं होता है, मतलब कोई पहुंच गया पैसे वाला है तो बार बार रक्त चेंज कराना पड़ता है। तो देखिए सभी क्या थे, ये रोगजनक कारक थे। तो रोगजनक कारक 5 प्रकार के होते हैं ये, तो बाकी कल स्टडी करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी स्टडी कर रहे हो। मैं एक बार फिर आपको जल्द इसी कामना करता हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जिस विश्वास के साथ आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा कि मैं आपको बेटर से बेटर अच्छी स्टडी उपलब्ध कराऊँ। और आगे भी देखते हैं कि पूरा सिलेबस है, इसके बाद लास्ट चैप्टर है शायद ये,
इसके बाद इसमें जोड़ देंगे, कुछ एक चैप्टर और बचेगा। तो क्योंकि मैं सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ, पूरा सिस्टम के अनुसार, तो इसके बाद हो सकता है एक आध चैप्टर और हो, तो उसको भी इस टाइप से ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया था है ना। तो जितने भी चैप्टर इसमें आ गए हैं, हो सकता है एक चैप्टर और हो, तो उसको भी उसकी भी स्टडी करवाएंगे, बाकी कल स्टडी करेंगे।